हेलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे आज। चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया क्लास 8th की एनसीईआरटी में। आदिवासी कोमा दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। दीकू मतलब बाहर के लोग, आउटसाइडर। तो 1895 ईस्वी में बिरसा नामक एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों व गांवों में घूमते देखा गया। बिरसा मुंडा दीकुओं तथा यूरोपीय लोगों से आज़ादी चाहते थे। मतलब वो चाहते नहीं थे कि छोटा नागपुर क्षेत्र में कोई बाहरी लोग आए और यूरोप के लोग आए यहाँ पर और हस्तक्षेप करें। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ। मुंडा एक जनजातीय समूह जो कि छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में संथाल व उराव जनजाति या आदिवासी भी शामिल थे। आदिवासी कबीलों के रीति रिवाज ब्राह्मणों से काफ़ी अलग होते थे, उसमें जाति विभेद नहीं था। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। जनजातीय समूह के जीवन यापन के तरीके देख लो। झूम खेती करना, शिकार करना व इकट्ठा करना उसको, पशुपालन और स्थायी कृषि। तो दोस्तों झूम कृषि पढ़ते हैं क्या चीज़ है। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं और भारत के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा की जाती है। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। यह जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे ताकि जमीन तक धूप लग सके। जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे तथा उससे पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। चूंकि इस राख में पोटास या पोटेशियम होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे खेतों को जोतने तथा बीज रोपने की बजाय बस उन्हें खेत में बिखेर देते थे। फसल तैयार होने के बाद वे उसे काट कर दूसरी जगह चल पड़ते थे तथा पहले वाली जमीन परती पड़ी रहती थी। परती जमीन कैसे कहते हैं, लिखा हुआ नीचे। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। दूसरा दोस्तों पशुपालन। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर जीवन यापन करते थे। वे मौसम के हिसाब से मवेशियों अथवा भेड़ों को लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। पंजाब के गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू जो कि हिमाचल प्रदेश के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। शिकारियों संग्राहक। अनेक आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके तथा वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपने जीवन यापन करते थे, जैसे कि उड़ीसा का खोंड समुदाय। तो ये खोंड समुदाय के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे। जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का तेल का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। रंगाई के लिए कुसुम पलास के फूलों का प्रयोग करते थे। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासी मजदूरी के लिए भटकते रहते थे। एक जगह पर खेती करना भी एक जीवन यापन का तरीका था इनका। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार मिलते जा रहे थे। एग्जाम्पल देखो आप, गोंड और संथाल जनजाति के लोग स्थायी कृषि करने लगे। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर पड़े प्रभावों को समझते हैं, आ सकता है एग्जाम में। पहली हेडिंग है आदिवासी मुखियाओं पर पड़ा प्रभाव। अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। वे आर्थिक संपन्न हुआ करते थे तथा अपने इलाके पर नियंत्रण रखा करते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार बदल दिए गए। उन्हें कई कई गांवों का मालिकाना हक तो मिला रहा, लेकिन शासकीय शक्तियां छिन गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए कानूनों को मानने के लिए बाध्य यानी मजबूर किया जाता था। कुल मिलाकर जंगल के अंदर रहने वाले लोग और आसपास के जो किसान हैं उनका शोषण हो रहा था। घुमंतू काश्तकारों पर पड़ा प्रभाव। ऐसे समूह जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे, उनसे अंग्रेज काफ़ी परेशान थे। वे उन्हें नियंत्रित करना चाहते थे तथा उन्हें स्थायी बनाना चाहते थे। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का स्रोत चाहते थे, इसलिए उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने लगान भी तय कर दी। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश सफल नहीं रही। चूंकि उन्होंने विरोध किया कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए, अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी तथा ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। थर्ड पॉइंट है वन कानून और उनके क्या प्रभाव पड़े। वन कानूनों का आदिवासी जीवन पर गहरा असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित यानी कि रिजर्व घोषित कर दिया गया। लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने तथा पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। इस स्थिति में झूम काश्तकारों को रोजगार की तलाश में अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था। रेलवे स्लीपर के लिए लकड़ी की जबरन कटाई की गई।
तो इससे कि जंगल साफ हुए। स्लीपर क्या होते हैं, देखो पटरियों के बीच में जो लकड़ी के पट्टे होते हैं, है ना, उनको स्लीपर कहते हैं। तो लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया, जैसे कि 1906 में सोंगम संग्रमा द्वारा असम में विरोध किया गया। 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह, ये आपको याद रखना है। व्यापार की समस्या पढ़ लेते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में काफ़ी मांग थी। भारतीय रेशम की गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे तथा उससे 5 गुना दामों पर गया अथवा बर्दवान में बेचते थे। इसमें बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था तथा रेशम उत्पादों को बहुत घाटा होता था, ठीक है, या फिर मामूली फायदा होता था। काम की तलाश पढ़ लेते हैं। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लग गए थे। खनन उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में आदिवासियों को काम करने के लिए भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों के अधीन काम करना पड़ता था जो उन्हें बहुत कम वेतन देते थे। 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के बीच बदलते कानूनों का जनजातीय विद्रोह हुआ, जैसे कि 1831 और 32 का कोल आदिवासियों द्वारा विद्रोह, 1855 में संथालों द्वारा बगावत की गई, 1910 में मध्य भारत में बस्तर में विद्रोह हुआ, बस्तर बिहार का एक इलाका है, 1940 में महाराष्ट्र में वली विद्रोह हुआ, बिरसा द्वारा किया गया विद्रोह। ये कुछ जनजातीय विद्रोह हैं 19वीं और 20वीं सदी के, ठीक है, आपको याद रखने हैं। आई होप दोस्तों आप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, उससे मोटिवेशन मिलता है गाइज। आगे चलते हैं, बिरसा मुंडा जी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, सभी के लिए इंस्पिरेशन है। जन्म इनका 1870 के दशक में, उनके पिता गरीब थे। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ समय बिताया एवं जनेऊ धारण किया। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, डायन जादू टोने में विश्वास न करें। तो बिरसा मुंडा जी को सामाजिक सुधारक भी हम कह सकते हैं, ठीक है। बिरसा ने मिशनरियों तथा हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों या फॉलोअर से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। 1895 ईस्वी में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल की जेल हुई दंगे फसाद के आरोप में। 1897 में जेल से आने के बाद बिरसा के समर्थक जुटते रहे, वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण का मतलब यहाँ पे दीकू व यूरोपी, दीकू मतलब बाहर के लोग, को तबाह कर दें। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 ईस्वी में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई तथा आंदोलन ठंडा हो गया। यह आंदोलन 2 कारण से महत्वपूर्ण था। इसने औपनिवेशिक सरकार को एक ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग यानी कि बाहर के लोग आदिवासियों के ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। और दूसरा है, इसने यह साबित किया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। तो दोस्तों ये जो आंदोलन था, ठीक है, बिरसा मुंडा जी द्वारा चलाया गया, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। अंग्रेजों ने आदिवासियों को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया। तो अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया है। ख हो जाएगा, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को खालिस्तान कहा जाता है, बिखेरना, ठीक है, बिखेरना कहा जाता है। तीसरा है, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को खालिस्तान स्वामित्व मिल गया। ग में क्या लिखना है आपको, भूमि का स्वामित्व मिल गया, भूमि का। फिर घ पॉइंट देखो आप, असम के खालिस्तान और बिहार के खालिस्तान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो असम के चाय बागानों में, चाय के जो बागान होते थे, और बिहार की कोयला खानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। दूसरा सही गलत बताना आपको, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, ठीक है, ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। मैंने अभी बताया था जो झूम खेती करते हैं, ठीक है, वो वहाँ के पेड़ों को नष्ट करते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे खेती करते हैं और फसल कटने के बाद में दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो जमीन की जुताई नहीं करते हैं, ठीक है। व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीद कर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे, बिल्कुल सही है ये। बिरसा ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण के लिए शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में विश्वास न करें, बिल्कुल सही है। वो सामाजिक सुधारक थे दोस्तों बिरसा मुंडा जी।
चौथा यहाँ पे अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने तो बिल्कुल शोषण ही किया जनजातियों का दोस्तों। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्लास 8 की एनसीईआरटी चल रही है दोस्तों। समझ में आया तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।